आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 15 है और लेसन नेम है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसकी प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन को हल करें। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन दिए हैं। सेकेंड में फर्स्ट पिछले वीडियो में कर दिए हैं और हम प्रश्नावली क्या है, घन और घनाभ से संबंधित क्वेश्चन होंगे ना, तो उसको बता चुका हूँ मैं, आपने लिखे होंगे। और कल एक कार्य नहीं किया था, लास्ट में एक क्वेश्चन को हल कर दिया था। ठीक है, सभी फार्मूलों को एक साथ नहीं लिखा था और बताया नहीं था, फार्मूलों को बताया था। देखो पहले घनाभ का बताता हूँ। घनाभ का विकर्ण, दो विकर्ण होते हैं, एक पृष्ठीय और दूसरा होता है आकाशीय। ठीक है, पृष्ठीय संख्या में 3 होते हैं और आकाशीय 1 होते हैं। ठीक है, ये तो जानते हैं, बता चुका हूँ मैं। फार्मूला को एक साथ नहीं लिखा था बस। और विकर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं डायगोनल, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं 3 पृष्ठीय, पहला पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई लिख लेना। ठीक है, पहला चेक करने का तरीका है। ठीक है, आप ए बराबर क्या था, लंबाई था। बी बराबर क्या था, चौड़ाई लिए थे। सी बराबर क्या था, ऊंचाई था। ठीक है, इसके आधार पे उस फार्मूले को याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ब्रैकेट रूट के अंदर, मतलब करनी के अंदर ए स्क्वायर, ए से शुरू करना, ए प्लस बी स्क्वायर एक फार्मूला है, और दूसरा फार्मूला यही लिखना, यही। ठीक है, दूसरा फार्मूला ये है, बी में लास्ट हुआ ना, तो ये बी स्क्वायर प्लस बी के बाद आता है सी स्क्वायर, ए बी में लास्ट, या बी से शुरू, बी सी। अब तीसरा पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ही ज्ञात करते हैं ना, विकर्ण की लंबाई सी से लास्ट हुआ ना, तो यहाँ पे सी से शुरू करें प्लस। अब देखो ए बी सी 3 ही क्या है, पात्र है, तो सी में लास्ट हो गया, तो सी से लास्ट हुआ तो फिर ए से प्रारंभ होगा, तो फिर इसको ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 3 पृष्ठीय विकर्ण हो गए, 3 पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई। और एक होता है जो चौथा होता है आकाशीय विकर्ण की लंबाई, जो इसमें पूरा ए बी सी तीनों होता है बस, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, और चूंकि प्रश्न में पूछा था ना सभी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना, 3 तो पृष्ठीय होते हैं और एक आकाशीय। घनाभ का, अब घन का बताता हूँ। घन का बड़ा आसान है। घन का विकर्ण इसमें क्या होते हैं, इसमें भी पृष्ठीय 3 होते हैं और आकाशीय 1 होते हैं। तो इसमें भी पृष्ठीय 3 होते हैं प्लस आकाशीय 1 होते हैं, मतलब पूरे 16 होते हैं। ठीक है, तो 12 पृष्ठीय होता है, 4 आकाशीय होता है। तो चूंकि भुजाएं क्या होती है, ए बराबर भुजा। ठीक है, केवल इसमें एक ही पात्र होता है, तो भुजाएं क्या होती है, इसका सबका बराबर बराबर होता है। डायग्राम बना के बता दिया था। तो पहला पृष्ठीय घन का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई होता है 2 नहीं, ए है, ए। ठीक है, ये ए और ये 2। अभी इसका हल करके बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन इसी का ही है, और दूसरा आकाशीय विकर्ण की लंबाई।
ठीक है। देखो पृष्ठीय विकर्ण में क्या है, ये तीनों पृष्ठीय विकर्ण है, दो 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 पात्र है, ठीक है। तो यहाँ पे करनी 2 है। अब आकाशीय विकर्ण में तीनों पात्र होते हैं, तो यहाँ पे ए करनी 3। कारण कल के उसमें बता चुका है। तो ये घनाभ का था, ये विकर्ण का था, एक साथ लिखा। पहले तो इनको निकालना बताया था और कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूला बताता तो हल नहीं कर पाते। तो ये है। तो सेकंड पहला क्वेश्चन कर लिए थे जो घनाभ से संबंधित था। सेकंड क्वेश्चन यह देखो, प्रश्नावली 1 का, ठीक है। एक घन की पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। देखो घन लिखे ना यहाँ पे, ठीक है। घन की पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए बोला है, जिसकी भुजा दिया है। करनी में दिया, घबराना नहीं है, कुछ नहीं रहता है। घन का प्रश्न बड़ा सरल होता है, घन और घनाभ का। जिसकी भुजा दिया है, ए बराबर दिया है 12 करनी 3 सेंटीमीटर, और उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा करके पूछा है। तो दोनों पूछा, इसमें भुजा एक दिया है तो दोनों में यूज होंगे। क्यों? क्योंकि ए बराबर दिया है आपको 12 करनी 3, तो 12 करनी 3 यहाँ पे रखेंगे, 12 करनी 3 यहाँ पे रखेंगे और उन दोनों का गुणा करा देंगे। जो भी हल आएगा वो आंसर होता है। तो दिया है घन की भुजा ए बराबर 12 करनी 3 था ना, हाँ, करनी 3 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं है, ये बस तो दिया है और हमें पृष्ठीय और आकाशीय निकालना है। तो अतः घन का, यहाँ पे पूरा लिखेंगे ना, घन का, क्योंकि हल करेंगे घन का पृष्ठीय विकर्ण। इसमें लंबाई पूछी ना, विकर्ण की लंबाई ही ज्ञात करना, याद रखना, ठीक है। कि लंबाई बराबर कितना होता है, ए करनी 2, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है, इकाई होता है ये, इकाई, और इकाई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी कितना भी हो सकता है। तो बराबर करता हूँ, ए बराबर कितना है, ये 12 करनी 2 12 करनी 3 है। चूंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पे गुणा होता है, गुणा करनी 2। अब आपको मालूम है संख्या के साथ होता है गुणा और करनी के साथ होता है गुणा, बताते आता हूँ, ठीक है। और अगर नहीं जानते तो एक प्लेलिस्ट है, मैथ हल करना सीखो, उसमें सीख सकते हो। 12 यहाँ पे 1 है तो 12 एकम, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, 12 एकम 12, और करनी का करनी में गुणा होता है ऐसे 3 गुणा में 2। तो इसका आगे हल होगा बराबर 12 3 दूनी 6। चूँकि ये दोनों बाहर नहीं निकलेंगे, दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। 6 और 3 दूनी 6, और गुणा करेंगे तो इसका गुणनखंड यही आएंगे, तो 2 का जोड़ी नहीं बन रहा है, 2 का जोड़ी नहीं बन रहा है। तो ये एक आंसर ये है, सेंटीमीटर में था। जल्दी जल्दी हल कर देता हूँ जी, एक आंसर ये है। और अब क्या है, घन का आकाशीय और आकाशीय विकर्ण को ही घन और घनाभ का विकर्ण माना जाता है, ठीक है। इसमें भी ए करनी 3 है ये। अब एक स्थान पे यही इसी को रख रहा हूँ, ठीक है। अब फिर जो भी होगा वो करेंगे। 12 करनी 3 गुणा में, एक स्थान पे मैंने ये रखा, यहाँ पे गुणा है तो गुणा, 1 करनी 3 को यहाँ पे उतार रहा हूँ। तो वही 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 एकम 12, संख्या साथ, करनी के साथ। लेकिन आपको पता है अगर करनी का आधार समान है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो गुणा होके उसी संख्या को रिप्लेस करता है। तो ये 12 तिया 36 सेंटीमीटर, ये आंसर है हमारा। तो कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक प्रश्न दिखाई देंगे, उदाहरण 2 है। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की पृष्ठीय और घन के ना आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है।
कुछ नहीं करना है, जो एक स्थान पे है ना वहाँ पे 6 रखना है, ठीक है। और उसका आंसर भी वही होगा, 6 करने 2, 6 करने 3 और कुछ नहीं है। तो हल करके देखना, सेम टू सेम ऐसा ही है। अब लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, इसमें सीखने के लिए दिया था ना, क्योंकि आ भी सकता है भाई, ऐसा नहीं कि प्रश्नावली एक अच्छे था। इसमें देखो ये वाला आ सकता है ना, क्योंकि ये अनुप्रयोग है घन और घनाभ का। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए बोला है, जो 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। तो यहाँ पे समझना, तो बड़े से बड़े खंभा वही होता है जो दिया है, बड़ा से बड़ा वह खंभा होता है जो आकाशीय विकर्ण ही सबसे बड़ा विकर्ण होता है, ठीक है, किसमें, घन में रहे या घनाभ में। तो यहाँ पे ना 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा दिया है, ठीक है। संख्या को भी देखना होगा, तो पहले समझाता हूँ इसको मैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि 10 मीटर लंबा, ये 10 मीटर लंबा करता हूँ, 10 मीटर, अरे नहीं हो रहा है, ये 10 मीटर लंबा चौड़ा है और इसकी जो ऊंचाई है वो 5 है, आधी। थोड़ा सा गलती हो गया शायद, थोड़ा सा गलती हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या है, 10 मीटर क्या था, चौड़ा लंबाई था, और ये चौड़ाई, और ये भी 10 मीटर था, लेकिन ये ऊंचाई जो था, ये ऊंचाई घर का वो 5 है। इसका मतलब ये क्या है, ये घनाभ है, अलग अलग है ना, ये 10, ये 10 और ये भी 10 होता, ये भी 5 दे दिए ना। इसमें क्या है, ए बराबर 10 10 होना चाहिए था सभी को, यहाँ ए बराबर दिया है 10, बी बराबर दिया है, बी मतलब चौड़ाई 10 और सी क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, सी बराबर दिया 5। तो देखो ये तीनों 10 नहीं है, ये 5 है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, 5 है, इसका मतलब ये जो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करेंगे वो घनाभ की जो आकाशीय विकर्ण है उसको ज्ञात करेंगे। देखो इस भूमि के एक कोने से आप छत के एक कोने पे रखेंगे तो ये सबसे लंबी जो भी यहाँ पे क्या बड़े से बड़े खंभा रखा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसी को हमें ज्ञात करनी है, आकाशीय विकर्ण को। इसमें आप इसमें घनाभ कहीं पे ना घन नहीं लिखा था इसमें, ना कहीं पे घनाभ नहीं लिखा है, लेकिन हम क्वेश्चन के आधार पे समझेंगे कि ये 10 है, ये 10 है, लेकिन ये 5 है। अगर ये भी 10 होता तो ये हमारा वो होता घन, ये घन का है, सभी एक बराबर, इसमें तीनों अलग अलग है, ठीक है, 2 बराबर है लेकिन एक तो अलग है ना भाई। इसका मतलब ये घनाभ की और सबसे बड़ी से बड़े आकाशीय विकर्ण ही सबसे बड़ा होता है करके लिख लेना। घन और घनाभ में आकाशीय विकर्ण ही सबसे बड़ा विकर्ण होता है करके लिख लेना कहीं पे। घनाभ में आकाशीय विकर्ण सबसे बड़ा होता है, ठीक है, आकाशीय विकर्ण सबसे बड़ा, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो राइटिंग ऐसे ही बनता है, ठीक है, जल्दी में। तो बस प्रश्न क्रमांक 3 में हमें
आकाशीय विकर्ण ज्ञात करना है, वो भी घनाभ का, और कुछ नहीं है। एक बड़े से बड़े खंभे रखेंगे कि अपने कमरे में, ठीक है। ये चौड़ाई 10 है ना, छोटी भले आपको लग रही है, लेकिन ऐसे जाएंगे थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है। ये 10 है, इतनी ही लंबाई की ये चौड़ाई भी है, लेकिन ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर है। सभी मीटर मीटर में दिया है ना, मीटर और सेंटीमीटर, मतलब इकाई को ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में ही लिख रहा हूँ, दिया है कमरे की, दिया है कमरे की लंबाई ए बराबर 10 सेंटीमीटर, कमरे की चौड़ाई बी बराबर 10 सेंटीमीटर और कमरे की ऊंचाई सी बराबर 5 सेंटीमीटर। चूंकि करके लिख रहा हूँ यहीं पे, चूंकि तीनों इकाई समान नहीं है, इसलिए यह एक घनाभ होगा। ठीक है, तीनों समान नहीं तो अर्थात उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई बराबर घनाभ की आकाशीय विकर्ण की लंबाई, ठीक है, बराबर लिख दिया तो होगी करके लिखने की जरूरत नहीं है। तो घनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई का फार्मूला लिखते हैं और इसका वो करता हूँ द एंड। तो इसका फार्मूला लिखना तो पता है, इसका सब मालूम है। यहाँ पे लिखता हूँ, अतः घनाभ, यहाँ पे बराबर डाल दूँ तो बराबर डाल दिया, तो ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, घनाभ की आकाशीय विकर्ण की लंबाई बराबर, आकाशीय विकर्ण में तीनों होता है, ठीक है, और एक ही फार्मूला है इसका, और घनाभ का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फार्मूले का निर्माण कैसे होता है पहले बता दिया है ना। तो अब आप इसको यहाँ पे लिखना, बराबर करके लिख रहा हूँ मैं, ये पूरा ही लिखा ना, उसको यहाँ पे लिखना। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर, ए बराबर कितना दिया था, ए बराबर दिया है 10 स्क्वायर प्लस बी बराबर दिया है 10 स्क्वायर प्लस सी बराबर दिया ये 5 है, 5 स्क्वायर, और कुछ नहीं, इसके स्क्वायर को जोड़ देंगे और निकाल देंगे। तो 10 का वर्ग 100 प्लस, और 10 का वर्ग 100 प्लस 5 का वर्ग 25, सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो
ठीक है। इसको 100 2 और 25, 2 2 5, और मुझे लगता है ये 225 15 का वर्ग है। ठीक है। 15 पंचे 75, 75 के 5 हासिल आई 7, 15 एकम 15, 15 और 7 22। ठीक है, ये 15 का ही है, तो ये आया नहीं जी। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा ना, इसको गलत कर दिया, सीधा 15 लिखते हैं। तो ये क्या है, घनाभ, घनाभ की आकाशीय विकर्ण की लंबाई। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये इसको लाइन को नहीं डालना, क्योंकि 215 का वर्गमूल होता है 225 का वर्गमूल होता है 15, 15 और 15 को गुणा कराएंगे तो इतना ही आएगा। तो ये समाप्त हुआ लेसन इकाई फर्स्ट। अब मैं वो बताता हूँ जो हमें आवश्यक है। कौन सा आवश्यक है? ये देखो, इसमें बेलन। अब बेलन का बताता हूँ। ठीक है, बेलन 3D है, ये त्रिविम बेलन में आ गए, और इसका प्रश्नावली 2 के लिए हल करेंगे। तो बेलन क्या होता है, यह देखो, ये 1 है और ये 2, बस ये और ये देखो बेलन बन गया। ठीक है, इस बेलन को बोलते हैं लंब वृत्तीय बेलन। एक और बेलन होता है मतलब तिर्यक बेलन होता है, तिर्यक बेलन। तो हमें तिर्यक बेलन यूज नहीं करेंगे, बुक में दिया है। तो बस यहाँ पे ना ये जो है, ये जो है, ये ऊंचाई है। ठीक है, और ये जो वृत्त बना है वो है आधार, और दो होता है, दो आधार होता है। ठीक है, ये दोनों आधार है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इसकी ऊंचाई है। और वक्र पृष्ठ, आधार को ही क्या बोलते हैं इसमें, वृत्तीय, वृत्तीय पृष्ठ बोलते हैं। आधार को ही वृत्तीय पृष्ठ। ठीक है, ये क्या है, वृत्तीय पृष्ठ है। वृत्तीय पृष्ठ, देखो पृष्ठ मतलब क्या होता है, तल होता है। जैसे ये एक तल है, ये यहाँ पे रख दिया, ये तल है ना, ये तल, बस तल समतल होता है और कुछ नहीं। वृत्तीय उसको ही पृष्ठ कहा जाता है, समतल जो भी रहे, खड़ी रहे, ऊंचाई में रहे, जो भी रहे। तो ये 2 पृष्ठ हुए। ठीक, और एक पृष्ठ है, ये है, ये जो भाग दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई है, इसको ना वक्र, इसको वक्र 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 पृष्ठ बोलते हैं। वक्र मतलब घुमावदार, वृत्ति मतलब गोलाकार। ठीक है, इतना जान समझते हो। पृष्ठ पृष्ठ इस तीनों में पृष्ठ पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, और इन सब का अलग अलग फार्मूला है भाई। तो मैं इन सब, देखो यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ पर भी एक वृत्त है, 2 वृत्त है, इन दोनों का फार्मूला एक समान रहेंगे। और देखो ये पूरा ना कई वृत्तों को ऊपर कर करके बना हुआ है। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे इसका फार्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो
पहले तो मैं यही बताता हूँ, ये बेलन है, फार्मूले का निर्माण कैसे हुआ ये बता रहा हूँ ना। फिर ये बेलन है, खड़ी बेलन है, मतलब लंब वृत्ति, लंबा मतलब खड़ी रहता है, 90 डिग्री कोण बनाता है आधार के साथ। तो ये लंब वृत्ति है, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसमें ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई को ए से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये एच है, ऊंचाई है, और इसकी त्रिज्या आर है, और बस इसका भी त्रिज्या मतलब समझते, एक वृत्त का व्यास का आधी त्रिज्या होता है, ठीक है। मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो मैं इनका फार्मूला कैसे बनाए, इसका फार्मूला अलग है, इसका फार्मूला अलग है, और ये बीच में बने ना उसका फार्मूला अलग है। तो इसको मैं खोल के बता रहा हूँ, देखो इसको खोल रहा हूँ ना, तो खोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो सकता है सही ना बने, तो ये मैं खोलने का डायग्राम बना रहा हूँ आपको। खोलने का डायग्राम ऐसे ही सीख कराया था। ये देखो, इसको क्या है, बीच से काट दो, और यहाँ पे इसको मैं ऐसे निकाल दूं, ऐसे, ठीक है। ये क्या है, आर है, एच है, ये आर है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी आर है। इसको काट दिया, इसको ऐसे निकाल दिया। अब देखो इसका फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, अभी और समझाता हूँ इसको। इसको जब मैं ऐसे फाड़ूंगा, ऐसे मतलब फाड़ के ऐसे लंबा कर लूँगा, तो ऐसे बनेगा, देखो आयत आकार का बनेगा, यहाँ से और ये यहाँ तक की दूरी। ये वाली लाइन को इधर खींच दिया, इस वाली लाइन को इधर खींच दिया, ये बन गया आयत। और इसको बनाता हूँ ये बीचों बीच में, ये वृत्त है ना, गोलाकार है, ये गोलाकार है, ये आर है, ये आर है, और ये ऊंचाई है। ये क्या है, यही नहीं होना चाहिए, ये क्या है, एच ऊंचाई है। एच मतलब हमें बता दिया ऊंचाई है, ठीक है। अब देखो भाई, इसको मैंने यहाँ पे एक चीरा लगाया और ऐसे खींच दिया, जैसे गोल गोल बॉटल आता है ना, अब बीच से फाड़ दो, ऊपर का काट दो, ऐसे करोगे तो इसी आकार का बनता है बेलन। तो ये बेलन है, इसको फिर से लपेट देंगे, ऐसे लपेट देंगे तो ऐसे गोला बन जाएगा। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं वृत्त का, ये आयत है, लेकिन आयत नहीं है ये, लपेटा मतलब वृत्ताकार में है, ये वृत्ताकार में है, मतलब आयत का फार्मूला यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये बेलन का आयत कहलाता है। बेलन का आयत का क्षेत्रफल होता है 2πr और h। तो ये क्या है, ये वाली वृत्त की परिधि था ना भाई, ये वाली परिधि था, तो यहाँ पे ऐसे बताना था। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली क्या था, मतलब ये वाली बोल रहा हूँ मैं, ये वाला, ये जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई है, इसको भी ऐसे सिकोड़ के ऐसे लंबा कर देंगे तो इसके बराबर ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, वृत्त की परिधि ही है। वृत्त की परिधि को क्या बोलते हैं, 2πr। वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है, ठीक है। तो बस आपको इस चीज को याद रखना होगा, ये वृत्त की परिधि है, ठीक है ना। ये गोला, चूंकि ये लपेटाकार में है, गोलाकार में, तो ये वृत्त की परिधि हुई, और ये भी वृत्त की ही परिधि है, लेकिन ये
एक ऊंचाई भी दिया है। तो वृत्त की परिधि तो आप जानते हैं, खाली अगर वृत्त है तो उसको हम 2πr करेंगे, लेकिन उस वृत्त के ऊपर उसकी लंबाई दिया है। मान लो एक बताता हूँ, ये देखो ऐसा है, वृत्त की परिधि 2πr है, लेकिन हमको मालूम है कि ये वृत्त की परिधि मतलब एक वृत्त के ऊपर बहुत सारे वृत्त हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, बहुत सारे वृत्त हैं ऐसे, मतलब एक वृत्त के ऊपर और भी वृत्त ऐसे ऊपर ऊपर है, और ये पूरा एक बेलन बनाया है। तो जितने जितने वृत्त हैं उसकी ऊंचाई को गुणा करेंगे, जितने वृत्त है, ठीक है, तो तभी तो ये पूरे क्षेत्रफल का आएगा, ठीक है, इस पूरे क्षेत्रफल का। तो यही है फार्मूले। अब इसका फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, 3 तरह के फार्मूले होंगे। एक ये, इसको क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं ना, ये वक्र पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ, ये जो आयताकार का दिख रहा है ना, ये वक्र पृष्ठ है। ये वृत्त की परिधि नहीं पढ़ेंगे हम, इसको वक्र पृष्ठ पढ़ेंगे, ठीक है। और ये फार्मूला है, गुणा में h करेंगे तभी ये पूरा आएगा। जैसे हम क्या करते हैं, ये आयत है भाई, लंबाई होता है और चौड़ाई w, दोनों को गुणा कराते हैं ना, लंबाई गुणा में चौड़ाई करते हैं, तभी तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है। आप केवल लंबाई को ले लेंगे, लंबाई यहाँ पे केवल 2πr है, 2πr, ठीक है। एक ही पात्र रही पूरा लंबाई, ये लंबाई h, ये h है, ये h है। तो यहाँ पे देखो, ये ऐसा आयत की सामने सामने भुजाएं बराबर होती है, ये लंबाई है 2πr, इसको भी कहीं लिख लेना, ठीक है। इसके अगल बगल में ये भी 2πr है, और ये h है, ये h है। अब बताओ, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणा में चौड़ाई करते हैं, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है। तो 2 ही पात्र है ना भाई, तो दोनों को गुणा कराएंगे तभी तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन ये 2πr है, मतलब ये जो लंबाई है वो वृत्ताकार है, मतलब वृत्त के आकार में है, ठीक है। तो बस यही है, दोनों का गुणा कराएंगे तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल आएगा। तो इस आयत का क्षेत्रफल का तो एक सूत्र यही है, और दूसरा सूत्र मतलब बेलन का क्या है, एक वक्र पृष्ठ का सूत्र है इन दोनों को। और बेलन की संपूर्ण, फिर बेलन का आयतन बड़ा आसान है, देखो यहीं पे लिखूं मैं, देखो पहला फार्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप इसको यहीं पे ऐसे डायग्राम बना लेना, ऐसे बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। ये h है भाई, ये भी h है, 2πr, 2π लगा है, मतलब क्या है, वृत्त है, अर्धवृत्त है, और इधर भी 2π, यानी ये भी अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त पूर्ण वृत्त, ये r, ठीक है। 2π, देखो अर्धवृत्त बोल दिया, गलत बोल दिया जी, देखो 2π मतलब पूर्ण वृत्त होता है, पाई मतलब होता है अर्धवृत्त, और 2π इधर है, 2π इधर मतलब पूर्ण वृत्त है। देखो पाई बराबर होता है 180 डिग्री, तो 2π बराबर होता है 360 डिग्री। 2π मतलब पूरा वृत्त है, ये 2π मतलब समझना ये पूरा वृत्त है, ठीक है। r इसकी दूरी हो सकती है, अगर 2π नहीं होता तो ये केवल आयत होता, 2π है तो ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ मतलब घुमावदार क्षेत्र है, ठीक है। तो क्षेत्रफल
बताया था ना, ये आयत का, इस आयत का क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये क्या है, आयत है। तो यहाँ पे लिख के बताता हूँ, आयत का वक्रीय, यहाँ पे ना वक्रीय आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा में चौड़ाई। जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यही फार्मूला है 2πr गुणा में h। ये एक फार्मूला है, बराबर में 2πr, चूंकि गुणा को हटा दें तो ये h, ये एक फार्मूला है, ठीक है। और चूंकि क्षेत्रफल होता है ना, तो इसको वर्ग में लिखा जाता है, क्षेत्रफल को वर्ग में लिखा जाता है। अब दूसरा बताता हूँ मैं, ये दूसरा फार्मूला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का। देखो संपूर्ण मतलब ये वक्र है, 2-3 पृष्ठ है। देखो पृष्ठ तो 2 है लेकिन 3 है, 2 वृत्तीय पृष्ठ है और एक वक्र पृष्ठ है। अब संपूर्ण में क्या होगा, इन सभी को, लेकिन मैं पहले ना वृत्तीय पृष्ठ निकालता हूँ, क्योंकि आधार या वृत्तीय पृष्ठ का क्वेश्चन में है, प्रश्नावली में। तो पहले मैं आधार का क्षेत्रफल निकालता हूँ। बेलन का आधार क्वेश्चन में आधार ही लिखा है, ठीक है। प्रश्नावली के क्वेश्चन में क्या आधार लिखा है, इसको ही वृत्तीय पृष्ठ कहते हैं, का क्षेत्रफल बराबर, देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और कुछ नहीं। ये पूरा वृत्त है ना, तो इसका वैल्यू होता है πr², और ये इसको भी वर्ग में लिखा जाता है, लेकिन ये एक का है। चूंकि दो आधार है, इसलिए क्षेत्रफल बराबर 2 है, तो 2 का गुणा करा दो, πr², 2πr² वर्ग। कुछ समझ रहे हो, ठीक है। ये एक के लिए है, 2 वृत्त है ना, 2 वृत्त का, देखो ये वृत्त का क्षेत्रफल ही है। ये कहीं कोने में लिख लेना, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल ही है, ऐसे। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल है, और ये 2 आधार है, मतलब 2 वृत्त है, तो 2 का गुणा कर दिया मैं, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। कुछ समझे। अब तीसरा फार्मूला, यह देखो, तीसरा फार्मूले में संपूर्ण लेता हूँ अब ना। देखो संपूर्ण में, देखो भाई संपूर्ण में क्या, देखो एक वक्र पृष्ठ, और इसलिए यहाँ पे ना वो लिख लेना, इसको इस स्थान पे ना इतने को लिख लेना, ठीक है। वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना भाई, ऐसे में। अब देखो आपके यहाँ सामने ही है सब कुछ, 3 पृष्ठ है, वक्र 1 है, और 2 आधार, मतलब वृत्तीय पृष्ठ 2 है, और क्षेत्रफल बोला है, तो इन दोनों का जोड़ना, और कुछ नहीं है। तो संपूर्ण, और संपूर्ण का यूज इसका भी है, इसका भी है, और आयतन का चौथे का सूत्र चारों का है ना भाई, है। और होगा क्यों नहीं, क्योंकि इसी को ही पढ़ा रहे प्रश्नावलियों में। तो बेलन, देखो सिंपल सा है, संपूर्ण बोला है तो एक इसको और 2 आधार है, तो इसको और इसको जोड़ देंगे, बस। तो बेलन का संपूर्ण क्या बोलते हैं उसको, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आगे लिख लेना, ठीक है।
तो देखो इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, एक इसको और दूसरा इसको। पहला ये 2πr(h) हुआ प्लस, अब इसको भाई 2πr²। ये आप हिंदी में भी लिख सकते हो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये देखो एक प्लस प्लस लिख लेना, फिर हिंदी में लिखना 2 वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये दोनों। तो इन दोनों में एक कॉमन चीज है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर देखो कॉमन निकले, कॉमन चीज मतलब उभयनिष्ठ निकलेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y बोलता हूँ पाई है, यहाँ पे पाई है, पाई भी निकल आएगा। यहाँ r है, यहाँ पर भी r है, r का स्क्वायर दिया, यानी यहाँ पे 2 r है, गुणा में 2 r है। यहाँ पे h है, यहाँ पे नहीं है, तो h नहीं निकलेगा। तो जो दोनों में 3 चीजें कॉमन है, उसको निकालता हूँ 2πr। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये इन दोनों का ये निकल आया, इसके साथ इसको गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, तो h बस बचेगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे r का गुणा है ना, तो मतलब यहाँ पे 2 r है, एक r निकल गया, एक बचेगा। यहाँ पे एक था तो यहाँ पे कोई r नहीं बचा, यहाँ पे केवल एक बचेगा r बस। इसको ऐसे बताता हूँ, इसको ना, इसको अभी मत लिखना, यहाँ पे बता रहा हूँ तब लिखना, ठीक है। यहाँ पे 2πr(h) है प्लस 2πr² है। अब ये 2πr कॉमन है, अब इसका इसी के साथ गुणा करा देता हूँ मैं, स्क्वायर, और इसी का 2πr, ठीक है, और ये 2πr। देखो 2 और 2 कट गए, ब्रैकेट में क्या बचता है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा है ना, पहले देखो ये लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। इसके बाद इसको लिखना है, इसको। अब देखो 2 कट गया, ये पाई कट गया, r कट गया, यहाँ पे 2πr लिखता हूँ, यहाँ पे h बचा, तो ये h प्लस प्लस, यहाँ पे 2 कट गए, यहाँ पे 2 कट गया, पाई कट गया, पाई कट गया। अब देखो r का यहाँ पे एक घात है, भाग करते समय घाते घट जाता है, तो 2 में एक घात घट गया, तो एक बचा r, तो ये देखो यही आएगा। तो आप इसको ना इस बीच में लिख लेना, मेरे पास यहाँ पे स्थान नहीं था, और चूंकि यहाँ पे सभी को दिखाना था तो इसको लिख लेना, ठीक है। तो ऐसा है, और क्षेत्रफल है तो ये वर्ग है भाई, वर्ग और घन का उपयोग करना ही करना है, अन्यथा गलत या नंबर काट देगा, पूरा 1 नंबर काट देगा। तो यहाँ पे केवल 2 ही पात्र है, r और h। r क्या है, त्रिज्या है, h क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। और बेलन का जो ऊंचाई है और वही लंबाई भी कहलाता है, ठीक है। तो बेलन का लंबाई ही ऊंचाई h कहलाती है, ठीक है। ऐसे करेंगे, देखो भूमि में ऐसे बेलन क्या होता है, ऐसे से ढोलता है, तो लंबाई हो गया ना भाई, ऐसे में खड़ी है इसलिए ऊंचाई हो गया। तो लंबाई ही ऊंचाई है और ऊंचाई ही लंबाई है, ठीक है। बेलन में आपके पास ड्राम है, ड्राम तो खड़ा होता है ना भाई, ड्राम सुला दो और ऐसे धक्का मारते, लात में मारते हुए ले जाओ, ढुलकते हुए जाएगा, तो उस समय उसकी लंबाई कहलाएगी वो। तो ऐसा है। तो इसका एक और चीज है, देखो बेलन का वक्र पृष्ठ और दोनों आधारों का मतलब वृत्तीय पृष्ठ, 2 वृत्तीय पृष्ठ दोनों को जोड़ दिए हैं बस, तो संपूर्ण आ गया। संपूर्ण मतलब समझते हो, यहाँ पे पृष्ठ दिया है, संपूर्ण पृष्ठ, 3 ही पृष्ठ है ना, वक्र और 2 पृष्ठ, दोनों को जोड़ दिया तो संपूर्ण हो गया। पृष्ठ पृष्ठ पृष्ठ, संपूर्ण मतलब दोनों को जोड़ दिया और कुछ नहीं। अब देखो घनाभ का आयतन बता रहा हूं मैं, ठीक है।
तो घनाभ बोलता हूँ बेलन का, तो ये चौथा है बेलन का आयतन। कुछ नहीं है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पता है? एक आधार का क्षेत्रफल, यहाँ पे एक आधार का क्षेत्रफल क्या था? ये एक आधार का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो ये एक आधार का था, ये दो आधार का क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई और कुछ नहीं। तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन में क्या होता है? बेलन के आयतन में एक आधार का क्या है? क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई क्यों होता है? आयतन मतलब ये पूरी भरी हुई समझो। तो आप इतने गोलाई में क्या है? इतना ऊंचाई भरे हो, इतने गोलाई में इतना ऊंचाई भरे हो, तो आयतन इन्हीं दोनों गुणा कर देते हैं तो ये पूरा निकल आता है। तो आयतन बड़ा सरल है। आयतन क्या है? एक आधार का क्षेत्रफल गुणा में बेलन की ऊंचाई। तो एक आधार का क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर, यानी ये वृत्त का क्षेत्रफल है। ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल ही है, ठीक है। ऐसे में क्या याद रखने में आसानी होता है। तो दिखाता हूँ मैं ये आपको। ये देखो, बेलन का आधार या वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग है, क्षेत्रफल यानी वर्ग लिखे हैं, आयतन में घन लिखा जाता है। तो अब यहाँ मैं घन लिखूंगा, ये हुआ गुणा में ये बेलन की ऊंचाई को हम h माने हैं, तो ये आ गए भैया। कुछ नहीं, गुणा को हटाता हूँ, गुणा को नहीं हटा रहा हूँ भाई, लेकिन ये यहाँ पे गुणा ही है, कुछ नहीं मतलब गुणा है, ठीक है। इसको घन लिखेंगे, कोई भी इकाई इधर हो सकती है, ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी रहे। तो ये बेलन का आयतन है। बेलन के आयतन में मान लो ये आपका वृत्त है, इसका क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, और मान लो ये गिलास है, तो भैया ऊंचाई जितनी तक आपका है इन दोनों का गुणा ही है, ठीक है। और इसको मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, इन दोनों का गुणा आयतन कहलाता है, क्योंकि आयतन में क्या है? वस्तुओं को भरा जाता है, धारिता हो कितनी है उतनी जो भी नापी जाती है आयतन की सहायता से। तो ये हुआ। अब प्रश्न क्रमांक में चलते हैं इसके, और तो मुझे नहीं लगता इसका फार्मूला क्या है, याद रखने का तरीका यही है कि देखो यहाँ पे 2 पाई आर है, क्षेत्रफल में हमेशा, क्षेत्रफल में क्या है? 2 पाई आर से शुरू होगा, और ये इसको तो याद रखना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल ही है 2 पाई आर, मतलब पाई आर स्क्वायर, और ये 2 पाई आर स्क्वायर का इसका यूज नहीं है, दोनों का तो यूज नहीं करेंगे एक साथ, ठीक है, अलग अलग है, मतलब एक ही बार में करेंगे इसको। इस दोनों का नहीं दिया, एक क्वेश्चन में नहीं दिया इसका यूज, केवल इसका बस दिया है। तो याद रखने की कोशिश करना। 2 पाई आर, ये परिधि था, ये परिधि था ना, वृत्त की परिधि। वक्र पृष्ठ क्या है? परिधि है। वक्र पृष्ठ बोला जाए तो परिधि समझना, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना वृत्तीय परिधि गुणा में ऊंचाई, ये ठीक है। वृत्तीय परिधि लिखोगे, वृत्त की परिधि गुणा में ऊंचाई लिख लेना, वृत्त की परिधि गुणा में ऊंचाई कर लेना ना, वक्र पृष्ठ बराबर, ठीक है, ये समझ जाओगे। संपूर्ण पृष्ठ तो समझ गए होंगे, वृत्तीय पृष्ठ होता है, वृत्त का ही क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे लिख दिया ना, वृत्त का ही क्षेत्रफल होता है वृत्तीय पृष्ठ या आधार। संपूर्ण समझ गए हैं, दोनों को जोड़ दिया मैंने। और आपको यहाँ पे मालूम है बेलन का आयतन क्या है? एक आधार का, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल गुणा में बेलन की ऊंचाई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्षेत्रफल है और ऊंचाई है,
और यहाँ पे परिधि है गुणा में ऊंचाई है, ठीक है। और ये तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण निकल आएगा। तो याद रखने की कोशिश करना, और कोई बड़ा नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। इन चीज़ों को बताने का मेरा वो उद्देश्य है आपको याद रहे। ये कहाँ से आ गया, तो ये वृत्त की परिधि है, या ये परिधि है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, और कुछ नहीं है, पूरा वृत्त है। क्योंकि बेलन क्या है, वृत्त एक मतलब एक समान त्रिज्या वाले वृत्त के ऊपर में वृत्त रख दिया है, और कुछ नहीं है। तो इसका पहला क्वेश्चन हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 यह देखो, बड़ा आसान है, कोई झंझट नहीं है। पहला क्वेश्चन यह देखो उदाहरण से सीखेंगे, ठीक है, कैसे हल करेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, देखो शुरू से ही दे दिया, आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, और लंबवृत्तीय बेलन बोला है मतलब खड़ी, तिर्यक बेलन का उपयोग नहीं है, ठीक है। कहीं होगा तो पता नहीं था, नहीं पढ़ा मैं उसको। और तिर्यक बेलन का उपयोग वैसा ही करना है जैसे इसमें भी करना है, तो दोनों एक ही है, कोई वो नहीं है। तो यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है, देखो यहाँ पे ना बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर एच बस दिया है, और आधार की परिधि दिया है, लेकिन इसमें हमें बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन दोनों ज्ञात करनी है। आर नहीं दिया है, 2 पात्र हैं इसमें, मैंने बोला ना बेलन में 2 पात्र हैं, आर और एच, दोनों ज्ञात होनी चाहिए, तभी इनका सब कुछ कर सकते हैं। तो और घनाभ में 3 पात्र थे, ए बी सी, और घन में केवल ए बस था। तो पात्र गिनना और गिनकर याद रखना अच्छा बात है, ताकि हल करने में मदद मिले। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया था, इसमें क्या दिया है, माना हमें त्रिज्या पहले निकालना है, एच तो दिया ही है, आर निकालना है, एच दिया है 10 सेंटीमीटर, तो फटाक से निकालते हैं। इसमें क्या लेंगे, माना कि बेलन की आधार की होती मतलब वृत्त की आधार की त्रिज्या आर, इसमें सेंटीमीटर दिया था, आर सेंटीमीटर है, और ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है, तो दिया इसमें क्या दिया था, हमें ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना उसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और लास्ट में अपने आप ज्ञात हो जाएंगे। इसमें दिया था और आधार की परिधि बराबर कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर। प्रश्न को हल करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है करके दिया था, ठीक है। आधार की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर लिखना ऐसे। अब आधार की परिधि मतलब समझते हो, वृत्त की परिधि है, यहाँ पे आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि है। और यहाँ पे लिख तो नहीं सकता, लेकिन समझाने के लिए, आपके समझने के लिए, वृत्त की परिधि ही है, ऐसे आपके समझने के लिए, ठीक है। तो आधार की परिधि क्या, इसका क्या है, फार्मूला नहीं लिखाया था इसमें, यहाँ पे लिखाया था 2πr करके, वृत्त की परिधि 2πr करके लिखाया था, लेकिन वक्र पृष्ठ का लिखाया था। वृत्त की परिधि इसका यहाँ पे आधार है, ये आधार है, इसका क्या है 2πr, इसका भी 2πr है, इसका नहीं लिखाया था, लेकिन आपको वृत्त की परिधि याद है, वृत्त की परिधि 2πr होता है करके, ठीक है। तो वृत्त की परिधि ही है, तो वृत्त की परिधि इसके
नीचे ही लिखना 2πr। अब देखो हमें r पहले ज्ञात करना है, 10 सेंटीमीटर दिया था, तो ये जो 44 सेंटीमीटर दिया, आधार की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर, ये हमें r ज्ञात करने में मदद करेगा। तो ये देखो फटाक से करता हूँ, कम से कम 2 क्वेश्चन हो जाए। तो पाई का मान मैंने कहीं पे नहीं बताया था, यहाँ पे बताया था, यहाँ पे। तो पाई बराबर होता है 22/7 और इसको हमारे आर्यभट्ट ने ढूंढा है, ठीक है। वहीं से क्रांति आ गई, वृत्त वृत्त बेलन में सबको क्षेत्रमिति में, ठीक है। पाई मतलब होता है 22/7 और इसका दशमलव में भी मान ढूंढा था, ठीक है, जो आज भी सत्य है। तो 22/7 होता है करके पहली बार ढूंढा था आर्यभट्ट ने। तो देखो ये 2 गुणा में पाई बराबर होता है 22/7। r कहीं नहीं दिया, ये ज्ञात हो जाएगा, चूंकि ये नहीं दिया है तो ये 44, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका पूरा उपयोग करूँ, तो यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। यह देखो, ये तो आपस में नहीं कटेगा, कटेंगे कैसे वो भी सिखाते चलूँगा, ठीक है। और यह देखो, चूँकि ये भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर लिखो 44 गुणा में 7, ठीक है। अब ये दोनों गुणा गुणा में है और पक्षांतर, चूँकि संख्या को इधर लाऊंगा तभी क्या है, r निकाल आएंगे। ये r लिखा और ये दोनों गुणा गुणा में है तो दोनों इधर आके भाग भाग बना लेंगे। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे 22 दूनी 44 है, ये भी 44 है, तो r बराबर निकलेगा 22 दूनी और ये कट गए एक एक बार में, तो ये r बराबर आया 7 सेंटीमीटर। अब मैं त्रिज्या r बराबर निकला और h निकल गए। तो अब कुछ नहीं है, हमें पहला कार्य है बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि या आयत की परिधि लिखा था, वहां पे दिखाता हूँ एक बार। आयत की परिधि में नहीं लिखा था, मतलब ये आयत की वृत्त की परिधि बोला था इसको, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे लिखा था जी, यहाँ पे वृत्त की परिधि गुणा में ऊंचाई, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा 2πr/h है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूं 2πr/h, तो यहाँ पे वो लिख के बताना था। 2πr क्या है, वृत्त की परिधि है, h क्या ऊंचाई है। तो 2 गुणा में पाई का मान रख रहा हूँ 7, गुणा में करेंगे r गुणा में 7 है, गुणा में ये h कितना है 10 है। तो बड़ा आसान है, फटाक से करता हूँ जी, टाइम कर रहा हूँ। हमेशा ये 7 ना कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है। बराबर में 22 दूनी 44 गुणा में 10 बराबर 410 और ये क्या दिया था, क्षेत्रफल है तो वर्ग लिखना है। और सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर में दिया था तो इकाई पीछे में लिखा जाता है, ठीक है। ये एक आंसर। और दूसरा आंसर था बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर होता है एक आधार का परिधि, एक आधार का क्षेत्रफल होता है जी, इसमें परिधि होता है, इसमें आधार का क्षेत्रफल होता है, यानी πr², यानी वृत्त की क्षेत्रफल गुणा में h होता है इसका, ठीक है। ये परिधि है, ठीक है, और ये वृत्त का क्षेत्रफल है। ये वृत्त का परिधि है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, h गुणा कर दिए है बस। पाई 22/7 गुणा में r कितना दिया है, 7 दिया है, तो ये 7 का स्क्वायर करेंगे, गुणा में h 10 दिया है, तो ये 10, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखना, 22 हमेशा स्क्वायर को ना स्क्वायर रहने नहीं देना, 22/7 लिखना
गुणा में देखो ये 7 कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 7 है, 7 गुणा में 7 है, ठीक है। ये गुणा में ये 10, ये 7 गया, ये 7 गया, 22 सत्ते, फिर ये 7 दूनी बराबर करके लिख रहा हूँ, ठीक है। आप नीचे लिखना 7 दूनी 14, 14 4 हासिल आई 1, 7 दूनी 14, 14 1 15 गुणा में 10 बराबर 1 0 लगा दो। और क्या है, आयतन है, तो ये घन सेंटीमीटर में है, ठीक है। और ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, 2 आंसर। तो एक जल्दी से हल कर दूं क्या? इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर कितना है? चौथा है। देखो 2 बराबर ऊंचाई वाले, ये काम कभी है नहीं, लेकिन 2 बराबर ऊंचाई वाले क्या है, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है 3:4 के अनुपात में दिया है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, दिया है करके लिखो। और माना कि दोनों बेलनों की क्या है, त्रिज्या, दोनों बेलनों की त्रिज्याएं क्या है इसमें, R1 एवं R2 है। तो चूंकि बेलन का अनुपात क्या है, चूंकि बेलन का अनुपात क्रमशः 3:4 है, इसलिए R1 3 का है, R2 4 का है, तो ये अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। तो R1 R2 बराबर 3/4, ठीक है। या करके लिखना इसको, R1 बराबर 3 है, R2 बराबर 4 है। लेकिन चूंकि ये त्रिज्या है तो हम यहाँ पे R लगा देंगे, ठीक है। ऐसे क्यों, यहाँ लिखना, यहाँ हमने 3R एवं 4R लिए, ताकि अगर R का मान निकले तो अनुपात में दी हुई त्रिज्याओं का वास्तविक मान प्राप्त हो। देखो R हमने यहाँ पे क्यों लिए, आप इसको लेने की जरूरत भी नहीं है, लिखने की है आपकी समझ के लिए। ये क्या अनुपात में दिया है, तो ये जरूरी नहीं है 3 है, ये 4 है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर R का मान निकल आया, मान लो 5 निकल आया, तो 5 या 15 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएंगे। तो ये अनुपात में है ना ये, इसलिए R का मान अगर सटीक निकल गया तो अलग है। फटाक से करता हूँ। अब आयतन पूछा था ना, पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन क्या है, πr² 1, पहले बेलन का आयतन ये h, एवं दूसरे बेलन का आयतन बराबर πr² स्क्वायर क्यों, वृत्त की क्षेत्रफल है। अब इन दोनों का आयतन का हमें पूछा था अनुपात, अतः दोनों बेलनों की आयतनों का अनुपात बराबर, अनुपात मतलब क्या, बटा होता है, इन दोनों को
भिन्न के रूप में ले लेते हैं। ये ग हो गए ना, ये 2 है ना। अब मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, आप ये बराबर के बाद इधर है ये देखो, पाई पाई कट जाएंगे, पाई पाई कट गया, एच एच कट गया, बच गया क्या, r1 स्क्वायर बराबर r2 स्क्वायर। अब बराबर में r1 बराबर दिया है, r1 बराबर दिया 3r, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, बटा में दिया 4 दिया इसका 4r, r2 बराबर 4r, तो ये 4r स्क्वायर। तो आगे इसको और हल करना, आप नीचे लिखना इसके बाद, ठीक है, इसके नीचे नीचे लिखते चले जाना। अब ये दिया है 3 त्रिक 9 r स्क्वायर और ये 4 चौक 16 r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों कट गए, इसका हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ा, तो बराबर में आया 9:16, यही हमारा आंसर है। तो दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात होगा 9:16 आंसर, ठीक है। तो ठीक है, एक और उदाहरण बचे, फिर प्रश्नावली 2 में चलेंगे कल फिर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।